हेलो एवरीवन, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये वीडियो बनाने का खास उद्देश्य ये है कि अभी जो 12th की जो एग्जाम होने वाली है उसमें बायोलॉजी का मैं सारा टॉपिक कवर करने वाला हूँ। वैसे छात्र जो अभी तक तैयारी नहीं कर पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से काफी लाभ उठा सकेंगे। तो आइए समय ना कमाते आज का ये वीडियो को एक सार्थक हम लोग रूप देते हैं। तो इस क्रम में आज का जो मैं टॉपिक जो उठाने वाला हूँ वो जेनेटिक्स टॉपिक उठाने वाला हूँ, जो 12th में अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा या ये जेनेटिक्स। अगर जिन बच्चों को प्रॉब्लम है इंग्लिश माध्यम से तो उनके लिए मैं ये भी जानकारी दे देता हूँ कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक रहेगा, उसके द्वारा आप कुछ मेरा जो नोट्स है वो मैं वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। जेनेटिक्स को हम लोग इस तरह से समझते हैं। जेनेटिक्स का मेन जो अर्थ होता है ये आपको हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स को हम लोग कहते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। बहुत ही छोटा डेफिनेशन भी कर सकते हैं इसको। और हेरिडिटी का अर्थ होता है अनुवांशिकता, अनुवांशिकी। ठीक है। और वेरिएशन का अर्थ होता है विभिन्नता। तो आपने इसके बारे में पहले देखा होगा कि जेनेटिक्स पर बहुत सारे साइंटिस्ट भी अपना अपना कुछ कुछ थ्योरी दिए हैं। उसमें से एक का नाम आता है ग्रीगर जोहान मेंडल, जिनका जन्म 1822 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1884 में हो गई थी। ठीक है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो G.J. मेंडल। बहुत लोग इनको ग्रीगर जॉन मेंडल कहते हैं, लेकिन ये नहीं है। इनका रियल नेम जो है वो ग्रीगर जोहान मेंडल ही है। इनका जन्म 1822 में हुआ था और 1884 में ये डेथ कर गए थे ड्यू टू किडनी डिसऑर्डर। ठीक है। अभी हम लोग को मेंडल का कुछ हिस्ट्री पढ़ना होगा, क्योंकि ये इन्हीं के बदौलत आज ये पता चला है। और ये साइंस जो है, पहले तो इसके ऊपर में रिसर्च काफी हुआ था, लेकिन आगे जो बढ़ाने वाले हैं ये मेंडल ही हैं। तो इन्होंने किस तरह से संघर्ष करके और इस थीसिस को कंप्लीट किया। और चूंकि उस समय ये कंप्लीट किए थे जिस समय न्यूक्लियस, क्रोमोसोम वगैरह के बारे में या जीन के बारे में कुछ जानकारी नहीं था। तो आइए उनका कुछ हम लोग हिस्ट्री जानते हैं। मेंडल जो थे एक बहुत ही गरीब फैमिली और पीसेंट फैमिली है, जिसको किसान हम लोग कहते हैं। किसान के परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनके फादर जो थे वो भी एक किसान थे और साथ साथ में एक चर्च में ये पादरी थे। जब ये अपना पढ़ाई खत्म कर लिए थे मेंडल ब्रून में, तो उसके बाद इन्होंने अपना आगे का पढ़ाई और आगे अपना करियर को बनाने के लिए कोई एक इनको पेपर चुनना था। तो अभी आप लोग को लगता होगा कि हाइब्रिड 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 ये है तो हाइब्रिड वो है, तो फल सब्जी के बारे में आप लोग देखे होंगे कि हाइब्रिड हाइब्रिड सब आता है। तो ये हाइब्रिड आज का ये टेक्निक नहीं है। हाइब्रिड लोग उस समय भी तैयार करते थे और इनके फादर जो हैं वो इमेस्कुलेशन टेक्निक जानते थे। अभी आप लोग फ्लावर का रिप्रोडक्शन में ये पढ़े होंगे कि फ्लावर में जो एंथर होता है, इसको, इस पार्ट को हम लोग एंड्रेसियम कहते हैं, है ना। और इसको हम लोग एंथर कहते हैं और इस पार्ट को फिलामेंट कहा जाता है। इस पार्ट को कनेक्टिव कहते हैं। तो एंथर से फिलामेंट को जो हटाने की जो प्रक्रिया है इसको इमेस्कुलेशन कहा जाता है। ठीक है। ये तरीका मेंडल के फादर ही जानते थे और मेंडल को चूंकि अपना करियर बनाना था तो इस वजह से उन्होंने कुछ सोचा कि मैं भी कुछ हट करके करूं। और इनके
मतलब दिमाग में ये आता था कि आखिर कोई जो हम जो बीज जो लगाते हैं वो कोई बीज लंबा और कोई बीज नाटा हो जाता है, तो कोई जो पौधा है उसी बीज के द्वारा लगाया हुआ जो पौधा है कोई लंबा हो जाता है कोई नाटा हो जाता है ना। उसको उस समय ये आदमी वगैरह से जोड़ करके नहीं देखा गया था, जीव वगैरह से जोड़ करके नहीं देखा गया था। ये एक सिंपल तरीके से उन्होंने, चूंकि उनको एक अपना एक करियर बनाना था, इस वजह से ये अपना थ्योरी तैयार कर रहे थे। और उस समय क्योंकि उतना एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो मेंडल जो है एक चर्च ज्वाइन कर लेते हैं और वहीं पर के गार्डन में, मतलब पास की जो चर्च जो है उसमें थोड़ा सा जो स्पेस था उसी में ये छोटा सा गार्डन में इन्होंने एक मटर के पौधे पे ये रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। और क्योंकि मटर का पौधा इन्होंने ऐसे ही नहीं सिलेक्ट कर लिया था, उसके पीछे भी एक रीजन था। मटर का जो पौधा होता है वो चूंकि एनुअली होता है ना, सोच सोच करके देखिए कि अगर कोई वैसा हम जीव के ऊपर में रिसर्च करें या कोई ऐसे पेड़ के ऊपर में हम रिसर्च करते हैं जिसका एक ही लाइफ साइकिल देखने में हमारा ही पूरा जीवन गुजर जाएगा, तो हम उस पर रिसर्च कैसे करेंगे। अभी इन्होंने जो अपना पेपर जो तैयार किया था वो पाइजम सटाइवम पर किया था। क्यों किया था, तो ये चूंकि एनुअली है ना, साल में इसको लगाया जा सकता है और इसका हम लोग कई एक पीढ़ी को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका एक और क्या था कि ये इजीली अवेलेबल है, कहीं किसी भी मार्केट में आपको ये मिल जाता है ना, आसानी से इसको मिल जाता है। और इसका जो खेती करना है वो भी बहुत ही आसान है। कहीं पर हम लोग थोड़ा सा मिट्टी, अगर उपजाऊ मिट्टी है, अगर नहीं भी है तो चलेगा, है ना, तो उसमें हम लोग ये लगा देते हैं। थोड़ा सा हम लोग पानी वानी से अगर थोड़ा सा इसका सिंचाई हम लोग करते रहे, मतलब थोड़ा सा हम लोग अगर इसका देखभाल करेंगे तो ये इसका फसल तैयार हो जाता है और इसका हम कई एक दो पीढ़ी देख सकते हैं। और इसके ऊपर में जब इन्होंने रिसर्च करना शुरू किया तो बात और है कि इसमें जो वेराइटी है वो काफी हद तक वेराइटी आती है, ठीक है। जैसे आपको मटर का जो हम लोग पौधा देखते हैं तो वो कोई मटर का पौधा लंबा होता है, कोई नाटा होता है, कोई जो मटर होता है वो पूरा तरह से ग्रीन होता है, कोई थोड़ा सा येलो कलर का होता है, कोई मटर जो होता है वो पूरा तरह से स्मूथ होता है, कोई रिंकल्ड होता है, किसी पौधे का फ्लावर जो है वो पूरा तरह से वाइट, किसी तरह किसी जो मटर का पौधा है उसका जो फ्लावर है कोई डिफरेंट कलर का फ्लावर, जैसे ब्लू है ना, ऐसे कलर भी इसमें आता है। मतलब कि कलर है, लेंथ है या शेप है, तो इसमें कुछ कुछ अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वगैरह को देखते भर में इन्होंने ये इस पौधे को चुना था। और सबसे बड़ा तो कारण था कि ये इजीली अवेलेबल है और इजी टू कल्टीवेट है, मतलब इसका खेती बहुत ही आसानी से किया जा सकता है और बहुत आसानी से ये अवेलेबल भी है ना। इसी के कारण इन्होंने इस पौधे को चुना था और इस पर अपना रिसर्च स्टार्ट कर दिए थे। तो अभी यहाँ पर हम लोग आते हैं कि ये टेक्निक जो है ये इनके फादर ही जानते थे और इस तरीके से ये हाइब्रिड इनके फादर तैयार कर देते थे। तो आगे हम लोग मेंडल का ही क्यों थ्योरी पढ़ते हैं, है ना, मेंडल का ही थ्योरी को हम लोग क्यों लिए, आखिर हम लोग किसी और के थ्योरी को क्यों नहीं लेते। जैसे इनसे भी ज्यादा एडवांस रूप में रिसर्च किए थे थॉमस हंट मॉर्गन वगैरह, तो उनका हम लोग थ्योरी क्यों नहीं लेते हैं। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि सबसे पहला ये अपना थ्योरी दिए थे और बहुत ही आसान ढंग से इसको समझाया था इन्होंने। जब मेंडल अपना रिसर्च स्टार्ट कर दिए थे तो बहुत मेहनत बेचारे करने के बाद करीब करीब 15 साल इन्होंने इस रिसर्च के पीछे अपना समय दिया। और उसके बाद 1864, ये डेट आप याद रखिएगा, 1864, 1865 और 1866। उन्होंने 1864 में अपना पेपर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। उसके बाद 1865 में इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एट ब्रून, मतलब अपना जो ये थ्योरी पेपर जो होता है वो कोई भी जब अपना रिसर्च तैयार करता है तो उसको एक रिसर्च सेंटर में ले जाकर के सबमिट करना होता है, पता करने के लिए कि ये इस पेपर के ऊपर में पहले कभी रिसर्च हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब पीछे विगत वर्षों में जो रिसर्च वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके बारे में कुछ पता करना होता है। तो ये 1865 में अपना जो थ्योरी था वो ले जाकर के वहां पे सबमिट किए थे और 1866 में इस थ्योरी को पब्लिश कर दिया गया था। लेकिन इनका जो 1866 में पब्लिश तो किया गया, लेकिन इनको कुछ खास उसके बदले में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला।
और इसके पीछे का खास जो वजह था वो ये था कि उस समय चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो है अपना इवोल्यूशन का थ्योरी दिए थे, जिसमें ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के ऊपर में उन्होंने किताब लिखा था। और उस पे मतलब काफी संख्या में लोग जो है उस पर ध्यान दिए हुए थे, और इस वजह से इनका पेपर कोई देखा नहीं, मतलब देखा लेकिन उतना अच्छे ढंग से नहीं देख पाया, और फिर छोड़ दिया गया इनके पेपर को छोड़ दिया गया। और एक ईयर और याद रखिएगा, एक ईयर और याद रखिएगा 1900 ईस्वी में 3 साइंटिस्ट जो हैं वो इंडिपेंडेंटली इसी चीज पर रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। और तीनों कुछ ही समय के अंतराल में, मतलब 1900 में ही ये तीनों एक साथ ये पेपर को सबमिट करने के लिए उसी मतलब रिसर्च सेंटर में पहुंचे थे, और इनका नाम था कार्ल कोरेंस, सेरमैक, कार्ल कोरेंस, इरिगन सेरमैक एंड ह्यूगो डिब्रीज, ठीक है। ये तीनों साइंटिस्ट जो हैं 1900 ईस्वी में उसी पेपर के ऊपर, मतलब मेंडल का जो थ्योरी पेपर का जो नाम था वो था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और इसी टॉपिक के ऊपर में ये तीनों साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, जो कि इंडिपेंडेंट थे, मतलब स्वतंत्र थे। मतलब कहने का ये है कि ये तीनों जो साइंटिस्ट हैं वो तीनों अलग अलग जगह के थे, और तीनों में आपसी कोई तालमेल नहीं था, और फिर भी वो जो पेपर जो ये तैयार कर रहे थे वो इसी चीज का पेपर तैयार कर रहे थे। और 1900 ईस्वी में ये उस पेपर के ऊपर में अपना रिसर्च पूरा करने के बाद वो 19 ईस्वी में यहाँ पर पेपर को सबमिट करने के लिए आ गए। जब ये तीनों अपना पेपर को सबमिट करने के लिए उसी जगह पर जाते हैं, तो जैसे मेंडल को भी ये बात बोला गया था कि आप जो है अपना पेपर को लेकर के जाइए और देखिए कि पहले इसके ऊपर में कभी रिसर्च हुआ है कि नहीं हुआ है। उसी ढंग से इन लोग को भी बोला गया कि जाइए और आप अपना पेपर को चेक करवाइए। तो जब ये लोग जाते हैं तो क्या देखते हैं कि 35 साल पहले, मतलब 1865 है ना, 1865 में ही एक मेंडल नाम का व्यक्ति जो है इस चीज के ऊपर में रिसर्च करके, और बेचारे 1884 में वो चले गए, है ना। 1884 में वो डेथ कर गए मेंडल। तो जब ये बात को दोबारा उस जगह पर ले जाया गया तो अब सबके मन में एक विचार आना शुरू हो गया, और इसके ऊपर में गहराई से लोग शोध करना शुरू किए। तो बाद में चूंकि मेंडल के द्वारा जो तैयार किया गया जो डाटा था वो मैथमेटिकली, मतलब मैथमेटिक्स के आधार पर, मतलब स्टैटिकली इसको प्रिपेयर किए थे, और इसके वजह से वो पेपर को समझना काफी आसान था, है ना। और भी लोग तो इसके ऊपर में रिसर्च किए थे, लेकिन उन लोग का जो डाटा प्रिपरेशन जो किया गया था वो अच्छे से मतलब नहीं उसको क्लियर कर सक रहा था। लेकिन ये मेंडल के द्वारा जो किया गया जो पेपर था वो आसानी से क्लियर था, मतलब सभी लोग को समझ में आ जाता था, क्योंकि इनका जो था वो मैथमेटिकली कंक्लूजन करके और निकाल दिए थे। और उस समय का चूंकि ये जो रिसर्च था ये काफी महत्वपूर्ण रिसर्च था, और कहिए कि जो जिस व्यक्ति को ना जीन के बारे में पता है, ना क्रोमोसोम के बारे में पता है, ना ही न्यूक्लियस के बारे में पता है, वो व्यक्ति वेरिएशन और हेरिडिटी के ऊपर में अपना थीसिस लिखता है। तो ये काफी हद तक मतलब कहिए कि उस समय के लिए ये बहुत बड़ा रिसर्च का एक विषय था।
तो जब इन्होंने 1900 ईस्वी में जब ये तीनों साइंटिस्ट अपना पेपर को सबमिट करने जाते हैं तो वहां पता चलता है कि ये 35 ईयर पहले ही, मतलब 35 ईयर पहले क्या है कि वो रिसर्च इसके ऊपर में हो गया है। तो क्या होता है कि अंत में इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स घोषित कर दिया जाता है ग्रीगर जोहान मेंडल को। और ये तीनों जो हैं इसको मेंडल्स रीडिस्कवरर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज का ये सेशन यहीं पर खत्म करते हैं और नेक्स्ट का जो सेक्शन मेरा रहेगा उसमें मेंडल का प्रिंसिपल लेंगे। मेंडल किस तरह से अपना पेपर को आगे बढ़ाए थे, किस तरह से वो रिसर्च किए थे, कैसे कैसे उनका जो थ्योरी था वो दिया गया था, वो सारे बातों के ऊपर में हम लोग डिस्कस करेंगे। और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग से विदा मांगते हैं। नमस्कार।